वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पर मैं प्यारे दोस्तों आप बताऊंगा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 का जो हमारा सीरीज चल रहा है। ये हमारा भाग 3 है। बाकी सभी भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहां पे एक अच्छा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से देखकर। और यहाँ पर आज हम जो लोग जानेंगे द्विकोरिकी एवं त्रिकोरिकी संगठन, ठीक ना। द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी संगठन हमारा क्या होता है? डिप्लो ब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में बोले तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखें तो जंतुओं में प्रायः 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक बाह्य जनन स्तर, एक मध्य जनन स्तर और एक अंतः जनन स्तर। और इन्हीं जनन स्तर की संख्या के आधार पर अकशेरुकी जंतु प्रायः निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक द्विकोरिकी जंतु होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, और एक हमारा होता है त्रिकोरिकी जंतु जिसको कहते हैं ट्रिप्लो एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे जंतुओं में प्रायः 3 प्रकार का जनन स्तर पाया जाता है। पहला क्या होता है? बाह्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर। दूसरा हमारा होता है मध्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर। और तीसरा होता है हमारा, वो क्या होता है? अंतः जनन स्तर, अंतः जनन स्तर। एक बाह्य जनन स्तर, एक हमारा इसको कहते हैं एक्टोडर्म। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य जनन स्तर को बोला जाता है एक्टोडर्म। इसको बोलते हैं मीसोडर्म, मीसोडर्म। इसको बोलते हैं हम लोग इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक ना। और इन्हीं जनन स्तर की संख्या के आधार पर, इन्हीं जनन स्तर, इन्हीं जनन स्तर की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर अकशेरुकी जंतु प्रायः निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। और इन्हीं जनन स्तर के आधार पर जो हमारे अकशेरुकी जंतु होते हैं वह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे निम्नलिखित 2 प्रकार से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला अगर देखेंगे इसमें कौन आता है? दूसरा, ठीक ना। पहला देखें तो आता है आपका हमारा द्विकोरिकी जंतु। कौन आता है? द्विकोरिकी जंतु, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है ना। द्विकोरिकी जंतु क्या होते हैं? अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे जंतु जिसमें भ्रूणीय विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं के अंतर्गत केवल 2 जनन स्तर, एक बाह्य और एक अंतः जनन स्तर का निर्माण होता है, उसे द्विकोरिकी कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विकोरिकी जंतु कहते हैं। जैसे कि संघ पोरीफेरा और सीलेंटरेटा के जंतु 2 कोरिकी प्रायः अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे सभी जंतु जिनमें भ्रूणीय विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं के अंतर्गत केवल 2 जनन स्तरों, एक बाह्य
एक बाह्य और एक अंतः जनन स्तरों का निर्माण होता है उसे द्विकोरकी जंतु कहते हैं, उसे द्विकोरकी जंतु कहा जाता है। जैसे कि संघ पोरीफेरा तथा सिलेंटरेटा के जंतु द्विकोरकी प्रावस्था दर्शाते हैं। ठीक है ना, द्विकोरकी की प्रावस्था हमारे दर्शाते हैं। दूसरा हमारा आता है, वो होता है त्रिकोरकी जंतु। क्या आता है? त्रिकोरकी जंतु। त्रिकोरकी बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। त्रिकोरकी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिसमें भ्रूणी विकास के समय 3 जनन स्तर यानी कि बाह्य, मध्य और अंतः जनन स्तरों का निर्माण होता है, उसे त्रिकोरकी जंतु कहते हैं। जैसे कि प्लैटिहेल्मिन्थीज से लेकर कार्डेटा संघ तक हमारे सभी त्रिकोरकी जंतु होती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणी विकास के समय 3 जनन स्तरों बाह्य, मध्य तथा अंतः जनन स्तरों का निर्माण होता है उसे त्रिकोरकी जंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकोरकी जंतु कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से? संघ प्लैटिहेल्मिन्थीज और हमारा क्या? कार्डेटा संघ में हमारे त्रिकोरकी जंतु पाए जाते हैं। ओके, अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों देह गुहा, बॉडी केविटी। चलिए देख लेते हैं क्या होता है हमारा। हेडिंग क्या डालेंगे? अगला हेडिंग आती है आपके अलग से, देह गुहा। क्या होता है? तो त्रिकोरकी जंतुओं को आंतरिक गुहा के निर्माण की विधि के आधार पर इसे 3 समूह में बांटा जाता है। एक अदेहगुही जंतु, एक कूटक गुही जंतु और एक हमारा होता है देहगुही जंतु। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे त्रिकोरकी जंतुओं को आंतरिक संरचना, आंतरिक गुहा के निर्माण की विधि के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। चलिए देखते हैं
कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला आपका आता है, वो आता है हमारा अदेह गुही जंतु। पहला क्या आते हैं? अदेह गुही जंतु। क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिसमें देहगुहा अनुपस्थित होता है उसे अदेह गुही जंतु कहते हैं, जैसे कि पोरीफेरा और सिलेंटरेटा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे जंतु जिसमें देहगुहा अनुपस्थित होता है उसे अदेह गुहीय जंतु कहते हैं। अदेह गुही जंतु कहते हैं। जैसे किसमें हमारे, जिसमें पोरीफेरा और सिलिमेंटरेटा के संघ में ना, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें पोरीफेरा जंतु और सिलेंटरेटा जंतुओं में। अगला आता है हमारा कूटगुही जंतु। दूसरा क्या आता है हमारा? कूटगुही जंतु। ये कूटगुही जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिसमें देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य कोरक खंडों से निर्मित एक गुहा होती है, उसे कूटगुही गुहा कहते हैं। और ऐसे जंतुओं को कूटगुहिक जंतु कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे जंतु जिनमें देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य कोरक खंडों से निर्मित एक गुहा होती है जिसे कूट गुहा कहते हैं। और ऐसे जंतु को कूटगुहीय जंतु कहते हैं। जैसे कि हमारे संघ निमय डोटा, जैसे किसमें संघ में होता है? तो संघ निमय टोडा में हमारा कूटगुही जंतु आते हैं। अगला होता है देहगुही जंतु। अगला क्या आता है? तीसरा अगला आता है हमारा देहगुही जंतु। ये देहगुही जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिसमें देह भित्ति के पेशी स्तर तथा आहार नाल के बाहरी स्तर के मध्य मीसोडर्म से विकसित तरल युक्त देह गुहा उपस्थित होती है। ऐसे सभी जंतु जिनमें देह भित्ति के पेशी स्तर तथा आहार नाल के बाहरी स्तर के मध्य मीसोडर्म से विकसित तरल युक्त देह गुहा उपस्थित होती है उसे देहगुहिक जंतु कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? देहगुहिक जंतु कहते हैं। उसे देहगुहिक जंतु
कहते हैं। अगर देखें तो इसमें इसके आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। देख लेते बस कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, दो प्रकार से। पहला किसमें बांटा गया है, दीर्णा या दीर्घगुहिक जंतु में। एक दीर्घगुहिक जंतु, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक दीर्घगुहिक जंतु और दूसरा जो होता है आंत्रगुहिक जंतु। तो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं ना। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। क्लास 11th बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू। जय